What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट शानदार क्विज के साथ में। उसके बाद में फिर लेक्चर आगे बढ़ेगा, उसमें न्यूज आप लोगों के सामने आएगी। जो क्वेश्चन आप लोगों को स्टार्टिंग में देखने को मिल रहे हैं, वीडियो के एंड में जाते जाते सारे आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो लेक्चर को टकटकी लगाकर आप लोगों को सुनना है। इसी के साथ में अगर बात करूं आज के लेक्चर के बारे में, तो वीडियो के एंड में हम लोग कल का रिवीजन भी करेंगे। तो डिटेल में आप लोग इसको पूरे लेक्चर को देखिएगा ताकि रिवीजन भी साथ साथ में आप लोगों का हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। क्वेश्चन पढ़ता हूं, आंसर दीजिएगा जितने भी पता हो, वरना वीडियो के अंदर आंसर मिल ही जाएंगे सबके। बात की जा रही है एक महान फुटबॉलर के बारे में जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई। इनका नाम था डायगो मैराडोना। ठीक है, तो ये रिसेंटली अभी इनकी जान गई है हार्ट अटैक की वजह से। तो ये किस कंट्री के फुटबॉलर थे? कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बोलेंगे और बोलेंगे कि ये किस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, यानी कहां पर ये काम करते थे, क्या इनका काम था। इस तरह क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ऐसे जो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज होती है उनके बारे में याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है एक ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश के बारे में। अभी एक राज्य के द्वारा हमारी कंट्री में अध्यादेश लाया गया है कि अगर दूसरे रिलीजन में जाकर आप लोग शादी करते हैं और शादी करने के लिए अपना रिलीजन चेंज करते हैं तो ये इलीगल माना जाएगा। 1 से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। तो कौन से राज्य के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया गया है और इस ऑर्डिनेंस का नाम क्या है? नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक स्कीम के बारे में जिसमें जो बैंक है, अभी रिसेंटली न्यूज में था, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड LVB। ये अभी रिसेंटली इसको एमलगमेट यानी कि मिक्स करने की बात की जा रही है एक दूसरे बैंक के साथ में। उस दूसरे बैंक का क्या नाम है? ये है DBIL। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, उनके द्वारा बोला गया कि गवर्नमेंट यूज कर रही है EVIN यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो ये जो नेटवर्क है किसके साथ मिलकर काम किया जा रहा है ताकि दवाइयों को सेफली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा जिनको दवाइयों की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है जिसके द्वारा अभी इनोग्रेट किया गया है। यहां पर इनोग्रेशन देखने को मिला, यानी कि इंटरनेट के थ्रू इनोग्रेट किया गया गरिमा गृह। तो गरिमा गृह है क्या? ये गरिमा गृह में जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको एक तरीके से रहने के लिए जगह दी जाएगी ताकि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनकी लाइफ भी आसानी से कट सके। ट्रांसजेंडर यानी किन्नरा, जिनको हिजरा या फिर किन्नरा बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो ये वडोदरा गुजरात में भी बनाया जा रहा है। तो कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है? इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर ये बताना है, ये है यहां पर डिसैलिनेशन प्लांट जो अभी रिसेंटली मुंबई में लगाया गया। तो मुंबई के अंदर ये डिसैलिनेशन प्लांट लगाने वाला 4th राज्य बन गया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्वेश्चन गलत बन गया। ये मतलब मुंबई यहां पर डाल दिया, राज्य का नाम पूछना था। चलिए कोई नहीं, अब तो पता चली गया है कि कौन सा राज्य यहां पर होगा जिसके द्वारा ये काम किया गया। फिर भी आप लोग बताइए मुंबई कहां पर है? ऐसा भी कोई बच्चा है जिसको नहीं पता मुंबई कौन से राज्य में है? ठीक है अगर ऐसा भी है तो बड़ी अच्छी बात है, क्वेश्चन फिर आपके लिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आइए न्यूज देखते हैं, एक एक न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में समझते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री की यूनियन मिनिस्ट्री जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर श्री थावरचंद गहलोत जी हैं इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर। तो थावरचंद गहलोत जी के द्वारा अभी गरिमा गृह ये हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया है। ये गरिमा गृह जो है ट्रांसजेंडर यानी किन्नर जो लोग हैं उनके लिए रहने की जगह प्रोवाइड यहां पर कराई जाएगी, जिनको घर से निकाल दिया जाता है, कोई और एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन यानी कि जो किन्नर है उनके लिए रहने की जगह रहेगी, जिनको फोर्सफुली घर से निकाल दिया जाता है कई बार। तो फर्स्ट ऐसा अभी यहां पर देखने को मिल रहा है वडोदरा गुजरात के अंदर में। तो ये यहां पर जो नेक्स्ट ईयर 31 जो मार्च को इसका टारगेट रखा गया है, इसको स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि इसको एक तरीके से इनोग्रेट किया जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना, कोलकाता, जयपुर, भुवनेश्वर, मणिपुर, ये भी कई सारे राज्य हैं जहां पर एक तरीके से होम है। ये है यहां पर गरिमा गृह। ठीक है, जिनकी कैपेसिटी लगभग 25 पर्सन पर जो यहां पर गरिमा गृह होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा गरिमा गृह क्या है, तो कई ऑप्शन दे देंगे, उसमें आप लोगों को बताना है। दूसरा, किसके लिए है, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है यानी कि हिजरा कम्युनिटी है उनको 3rd जेंडर बताया गया। जैसे एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है, तो तीसरा भी एक जेंडर है, उसके बारे में बात की गई। तो सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा डिसीजन था? ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है, ये क्वेश्चन है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई थी, डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में। उनके द्वारा अभी इन्फॉर्म किया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा EVIN यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क
ये एक नेटवर्क है जो कि यहाँ पर दवाइयों को जनता तक पहुंचाने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करता है। इसके साथ में मिलकर कौन काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारी कंट्री के साथ में मिलकर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी काम कर रही है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कि ई-विन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क किसके साथ में मिलकर काम करते हैं, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में मिलकर काम करता है। ठीक है, तो हमारी कंट्री का ये बेसिकली नेटवर्क है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है ये हमारी कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है इंडिजिनियसली, यानी कि हमारे ही द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ताकि कहां पर दवाइयां जा रही है, कहां पर जहां दवाई जा चुकी है, कितनी बची हुई है, कोल्ड स्टोरेज चेन कितनी है जहां पर दवाइयों को रखा जाता है, सारे स्मार्टफोन एप्लीकेशन के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाएगा। ये जो स्कीम थी सबसे पहले लॉन्च की गई थी 2015 में, उस टाइम पर 12 राज्य में इसको लॉन्च किया गया था। अभी जो कोविड 19 की दवाई के बारे में बात करते हैं, जब बात करते हैं कि कोविड 19 की दवाई कैसे बनाई जाएगी, अगर बन भी गई तो कैसे लोगों तक पहुंचाई जाएगी, अगर पहुंचा भी दी तो किससे पता चलेगा इतने लोगों तक पहुंची है, अब इतनी दवाई बची हुई है और दवाई यहां पर जानी चाहिए। तो सारा सिस्टम जो बेसिकली यहां पर डेवलप किया जा रहा है उसके लिए जो हेल्प करेगा वो करेगा यहां पर ई-विन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो हमारी कंट्री में 2015 में स्टार्ट किया गया था। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो क्या काम करते हैं, दवाई कहां तक पहुंचनी है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन रखता है, कहां दवाई कितनी है, कितनी हो चुकी है, कहां खत्म हो चुकी है, कहां पर और जानी चाहिए, टेम्परेचर क्या रखना है उसका, कोल्ड स्टोरेज चेन तैयार करना। तो ये सारे काम यहां पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर हमारी कंट्री कर रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट न्यूज है। हमारी कंट्री में आप लोगों को काफी सारी न्यूज देखने को मिल रही है इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर, यानी कि अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में आप लोग शादी करते हैं तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी ऑर्डिनेंस लाया गया है, ऑर्डिनेंस अध्यादेश होता है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, योगी जी की गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर अभी रिसेंटली ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश लाया गया है। अगर यहां पर आप लोग शादी करते किसी दूसरे रिलीजन में जाकर और शादी करने के लिए रिलीजन को कन्वर्ट करते हैं तो ये इलीगल करार माना जाएगा, यानी कि शादी करने के लिए रिलीजन कन्वर्ट नहीं करना है, ये यहां पर बोला जा रहा है। तो यहां पर इसके चलते अभी रिसेंटली कई सारे राज्य इसके ऊपर काम कर रहे हैं और भी यहां पर राज्य जो है इसको इस तरीके का रूल और रेगुलेशन ला चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर जो बेसिकली इसका नाम है ये प्रोहिबिशन यानी कि रोकना ऑफ अनलॉफुल रिलीजन कन्वर्जन, यानी कि गलत तरीके से एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करने से रोकने की बात की जा रही है, जिसमें 1 से लेकर 5 साल तक की सजा आप लोगों को मिल सकती है। अगर फेल करने में अगर प्रूफ करने में फेल हो गए अगर प्रूफ करने में फेल हो गए कि हां आप लोगों ने शादी करने के लिए रिलीजन चेंज नहीं किया है, अगर ये फेल हो गए आप लोग प्रूफ करने में कि हां हम लोगों ने रिलीजन चेंज शादी करने के लिए नहीं किया है, तो एक तरीके से सजा के हकदार होंगे। यहां पर या तो फोर्सफुली या फिर कोई एक तरीके से नहीं लालच देके कि रिलीजन कन्वर्ट कर लो, ये पैसा मिलेगा, जॉब मिलेगी, कुछ भी ऐसा करके, तो वो सारी चीजें देखने को मिलती है, तो वो भी वहां पर नहीं होना चाहिए। पहले जो नोटिस पीरियड हुआ करता था अगर इंटर रिलीजन शादी करनी है तो 1 महीने का नोटिस पीरियड हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 2 महीने का कर दिया गया है, ताकि सबको पता चल सके कि पर्टिकुलर जो पर्सन है ये इंटर रिलीजन मैरिज करने वाले हैं। इसके बारे में आप लोगों को पता है, कई बार हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। रिलीजन के बारे में बात करें तो फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में, पार्ट 3 में अगर आप लोग जाएंगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक किसी चीज के बारे में बात करते हैं कि इंटर रिलीजन जो मैरिज है उनको हम लोगों को एक तरीके से इंटर रिलीजन मैरिज नहीं, सॉरी, जो रिलीजन है वो एक पर्सनल सब्जेक्ट है और प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। तो ये सारी जो चीजें हमारी कंट्री में ऑलरेडी संविधान इनके बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन बने तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका नाम है यहां पर प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजन कन्वर्जन ऑर्डिनेंस 2020। ठीक है, तो अध्यादेश जो होता है हमारे संविधान में जो स्टेट गवर्नमेंट लेकर आ पाती है, तो आर्टिकल 213 है, तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट लेकर आ पाती है जो कि गवर्नर लाता है, और आर्टिकल यहां पर अगर यहां तो 213 के बारे में बात करें वहां पर है 123, ठीक है, 1 2 3, तो वहां पर वो आर्टिकल काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश लाता है। ठीक है, अध्यादेश की पावर उतनी ही है जैसे आप लोग कोई लॉ बनाते हैं उसी के इक्विवेलेंट पावर देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की, जो कि एक फुटबॉलर थे, रिसेंटली इनकी जान चली गई यहां पर हार्ट अटैक की वजह से। तो ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है। नाम है यहां पर डाइगो मैराडोना। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे अर्जेंटीना के अंदर। अगर अर्जेंटीना के अंदर मैं आप लोगों को लेकर चलूं तो आप लोग देख पाएंगे ये है यहां पर अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग साउथ अमेरिका के अंदर जाएंगे तो अर्जेंटीना आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा बिल्कुल नीचे। ठीक है, यहां पर हो गया अर्जेंटीना यहां पर आप लोग देखते हैं, उरुग्वे हो गया, परग्वे हो गया, बोलिविया हो गया और ये हो गया चिली। ठीक है, तो यहां पर अर्जेंटीना आप लोगों के सामने है। तो यहां पर अर्जेंटीना के प्लेयर थे, रिसेंटली हार्ट अटैक की वजह से इनकी जान चली गई है। और ये जो पर्सनैलिटी थे इनका टाइम ड्यूरेशन यहां पर
1960 से लेके ये 2020 तक इनका टाइम ड्यूरेशन रहा, यानी कि टोटल मिलाकर 60 साल ये जी कर गए हैं। अभी रिसेंटली अगर बात करें इनके बारे में, तो ये इनके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फीफा, ये एक तरीके से फीफा प्लेयर भी ज्वाइंट विनर यहां पर रह चुके हैं। और इनका जो निक नेम था, इनको बोला जाता था यहां पर एल पाइबे डी ओरा। इसका मतलब होता है, यहां पर अर्जेंटीना भाषा में लिखा हुआ है, इसका मतलब इंग्लिश में होता है द गोल्डन किड। ठीक है, तो एक तरीके से यहां पर ये इनका एक वो जो नहीं कहते कि निक नेम, आप लोगों ने सुना होगा, हमारी कंट्री में हर एक बच्चे का कोई ना कोई निक नेम देखने को मिल जाता है, तो ये इनका निक नेम था। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है बैंक के अमलगमेशन के बारे में, यानी कि बैंक को मर्ज करने के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूवल दिया गया है, जो बैंक है हमारी कंट्री में लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड, उसको मर्ज किया जा रहा है डीबीएस बैंक के साथ में, डीबीएस इंडिया लिमिटेड, जिसको डीबीआईएल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। डीबीएस जो इंडिया लिमिटेड है हमारी कंट्री में, ये सिंगापुर का एक बैंक है जिसकी ये इंडिया की ब्रांच है, उसके साथ में मर्ज करने की बात की जा रही है। रिसेंटली अभी यहां पर ये लक्ष्मी विलास जो बैंक था, ये रिसेंटली अभी यहां पर बर्बाद होता हुआ नजर आया। इसकी बुरी हरकतों की वजह से यहां पर ये प्रॉपर भी सर्वाइव नहीं कर पाया, जिसके चलते यहां पर ये कंडीशन अभी देखने को मिली। अगर बात करें यहां पर इसको प्रोटेक्ट करने की बात इसलिए की गई क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा था इसमें, बहुत सारे लोग जॉब भी करते थे, तो उनके लिए काम किया जा रहा है बेसिकली कि उनके जॉब वगैरह को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो आरबीआई का जो यहां पर काम किया जाने का जो यहां पर एक तरीके से तरीका है यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो यहां पर है ये आरबीआई एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 45 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसके तहत यहां पर मोरिटोरियम लगाया गया 30 दिन के लिए। मतलब क्या था इसका? मतलब ये था कि अगर आप लोगों का करंट अकाउंट है तो 25,000, वो सॉरी सेविंग अकाउंट है तो 25,000, करंट अकाउंट है तो 50,000 से ज्यादा पैसे आप लोग यहां से नहीं निकाल पाएंगे। तो ये मोरिटोरियम भी अभी यहां पर देखने को मिला। ठीक है, पैरेलल में इसी के साथ में गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर आरबीआई के द्वारा कंसल्ट किया गया गवर्नमेंट के साथ में, ताकि यहां पर सुपरसीड किया जा सके जो यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है यहां पर लक्ष्मी विलास बैंक के, ताकि आगे एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह डिपॉजिटर वगैरह उनके इंटरेस्ट को जो यहां पर बेसिकली प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, आज के में हमारी कंट्री में जो बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक देखने को मिलते हैं। शेड्यूल में अगर बात करें यहां पर, तो इसमें आप लोगों को कमर्शियल और एक तरीके से कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, फॉरेन बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक होते हैं, ये सारे कमर्शियल बैंक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई और उसके एसोसिएट्स हो गए, जो नेशनलाइज्ड बैंक हो गए, और अदर पब्लिक सेक्टर जो बैंक हो गए वो आते हैं। बाकी अगर कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में आप लोग बात करते हैं तो स्टेट कोऑपरेटिव जो बैंक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं, या फिर अदर कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं, वो इसके अंडर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मर्जर के बारे में अगर आप लोगों से थोड़ी सी बात करूं तो आप लोगों ने कई बार यहां पर कई सारे मर्जर देखे हैं। जैसे इससे पहले यहां पर जो सेकंड लार्जेस्ट जो मर्जर था वो था यहां पर पंजाब के साथ में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ में एक और बैंक मर्ज किया गया था, उसका नाम आप लोग को बताना है। ठीक है, इसी के साथ में फोर्थ लार्जेस्ट जो केनरा बैंक आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे बैंक जो है पास्ट में मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की डेट में जो बैंक है यहां पर इंडियन बैंक के साथ में इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया था। ठीक है, आंध्रा यूनियन बैंक और कोऑपरेटिव बैंक यहां पर इनको मर्ज किया गया था। तो ये सारे मर्जर पास्ट में हो चुके हैं, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। ठीक है, यूनाइटेड बैंक है बेसिकली, हालांकि अगर आप लोग जाकर सर्च करोगे तो यहां पर अगर बात करें अभी डेट अमलगमेशन जो यहां पर है ये अप्रैल 1, 2020, तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिल रही है। अमलगमेशन के बाद में 10 पीएसबी उनको अप्रूव कर देगा कि 4 पीएसबी में कन्वर्ट हो जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल ऑफ कॉमर्स बैंक और यूनाइटेड बैंक को मिलाकर एक बैंक बनाया गया। यूनाइटेड ये यहां पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को मिलाकर एक बैंक बना गया। केनरा सिंडिकेट को मिलाकर एक बैंक बनाया गया। इंडिया बैंक, इंडियन बैंक और इलाहाबाद को मिलाकर एक बैंक बनाया गया। एसबीआई में जो एसोसिएट किया गया उनको कौन कौन से थे? यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर एंड बैंक ऑफ त्रिवेंकोर, इनको मिलाकर एक बैंक बनाया गया। तो इस तरीके से ये बोला जाता है कि अगर जितना बड़ा बैंक होगा फेल होने के चांसेस उतने कम होंगे, तो टू बिग टू बी फेल वाली कंडीशन आ जाती है। यानी कि अगर छोटे छोटे बैंक होंगे तो फेल हो सकते हैं, पर लेकिन बड़ा बैंक होगा तो फेल नहीं होगा। इसलिए कंडीशन ये रखिएगा कि बड़े बड़े बैंक बनाने, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग अपने बैंक को एक तरीके से दिखा सके कि बैंक काफी बड़े हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, इंटरनेशनल लेवल पर अगर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट बैंक के बारे में बात करें तो उसमें से हमारी कंट्री का ओनली एक बैंक आता है उन 100 सबसे बड़े बैंक के अंदर में। तो वो बैंक कौन सा है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो आप लोग को अटेम्प्ट करना है। पहले पढ़ा चुका हूं, ये सारी चीजें रिविजन हो जाएगा, जाके सर्च करिएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोगों को पता है पानी की काफी ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को कई बार देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे पास में यानी एक कहावत सुनी होगी कि बहुत सारा पानी है पर पीने के लिए पानी नहीं है। समुद्र एक तरीके से इतने सारे हैं, पृथ्वी की 70% से ज्यादा जो सतह है उस पर पानी देखने को मिलेगा, पर लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। तो उसका है बेसिकली खारा पानी वहां पर समुद्र में आप लोगों को देखने को मिलता है।
तो इसके बारे में बात की जा रही है। कोस्टल एरिया में अगर आप लोग रहते हैं या फिर विजिट किया है तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा कि ओशन का जो पानी है वो काफी नमकीन यानी कि खारा होता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर डीसैलिनेशन का मतलब होता है जब खारापन पानी से निकाला जाए, एक तरीके से पीने लायक पानी बनाया जाए, तो डीसैलिनेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं मुंबई के अंदर में। और 4th स्टेट यहां पर बन गया है ऐसा प्लांट लगाने वाला। बाकी के 3 राज्य कौन से हैं उनको आप लोग एक बार बताइए, फिर जैसे न्यूज आगे बढ़ेगी उनके बारे में आप लोग को बताऊंगा। ये क्या किया जा रहा है, बेसिकली डिसैलिनेशन प्लांट जो है ये टर्न सोल वाटर इनटू जो वाटर जो फिट है ड्रिंक करने के लिए, यानी कि जो खारा पानी है उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है ताकि पीने लायक उस पानी को बनाया जा सके। और मोस्ट कॉमनली जो यूज टेक्नोलॉजी है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसीजर। रिवर्स ऑस्मोसिस आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसीजर का मतलब बेसिकली ये होता है, एक पिक्चर के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर ये पिक्चर आप लोग देखिए, इसको यहां पर आप लोग समझ पाएंगे। जब यहां पर मान लीजिए सोल्ट का वाटर है, ठीक है, तो यहां पर एक परत इसके सामने लगाई जाती है और उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। तो प्रेशर डालने की वजह से जो फ्रेश वाटर है वो तो इधर निकल जाता है, पर लेकिन जो सोल्ट के कंटेंट है वो यहीं पर ही रुक जाएंगे। तो यानी कि उधर जो पानी जाएगा वो पीने लायक जाएगा, बाकी जो सॉल्ट वगैरह है, जो नमक है, वो यहीं पे ही रुक जाता है। तो इस तरीके से इसको ये प्रक्रिया को किया जाता है। ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं अच्छे से, तो इसको रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसीजर इसको बोला जाता है। तो ये वाला वो प्रक्रिया है जिसके थ्रू यहाँ पर ये पानी जो है ये यहाँ पर प्योर किया जा रहा है। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है जो पूरा मैंने आप लोगों को पिक्चर में दिखाया। इसी के साथ में अगर कुछ और बातें मैं आप लोगों को शेयर करूं, जो चैलेंज है, जो डीसैलिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तरीके से हम लोग ड्रिंकिंग पानी जनरेट करने की कोशिश करें तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर रिक्वायर होती है इसके लिए। तो एक तो ये काफी बड़ा चैलेंज है। दूसरा इसी के साथ में अदर जो यहां पर प्रॉब्लम है, जैसे कि डिस्पोजल ऑफ बाय प्रोडक्ट, यानी कि जो निकल के आता है उसको कैसे डिस्पोज करना है, तो उसके बारे में बात होती है। हाई कॉन्सेंट्रेट आप लोग को यहां पर बेरिनीज में देखने को मिलेगा डीसैलिनेशन प्रोसीजर में, यानी कि जो निकल के आता है पानी तो पी लिया, बाकी का जो बचा पदार्थ है उसका क्या किया जाए, ठीक है। इसी के साथ में जो अगर बात करें यहां पर जो पंप होते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है, बैरिन इज पंप्ड, ये यहां पर बैक इनटू द सी, उसको फिर जो बचता है वो बैक इनटू द सी में पंप किया जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से कई सारे एरिया ऐसे होते हैं जिनको इकोलॉजिकल नुकसान पहुंचता है, यानी कि जैसे हम लोगों ने कुछ कंटेंट पीने का पानी निकाल लिया, बाकी का जो पानी बच गया उसमें बहुत ज्यादा नमकीन बच गया, उसको जब वाटर को जाकर उल्टा उसमें डालेंगे पानी के अंदर में तो बहुत ज्यादा नुकसान वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिल सकता है। तो उसके बारे में बात की जा रही है। ग्लोबल और इंडियन सिनेरियो क्या है, वर्ल्ड वाइड डीसैलिनेशन जो है ये वन ऑफ पॉसिबल आंसर है कि आने वाले टाइम में अगर वाटर क्राइसिस है, यानी कि पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, तो उसका ये सोल्यूशन है। इसी के चलते कई सारे प्लांट लगाए जा रहे हैं अलग अलग कंट्री में। अगर बात करें डीसैलिनेशन के बारे में तो यहां पर आप लोगों को कंट्री जो है मिडिल ईस्ट वगैरह जो है रिसेंटली वो एक तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी हमारी कंट्री में, मैंने बताया अभी यहां पर महाराष्ट्र तीसरा राज्य है, तमिलनाडु ऑलरेडी कर चुका है। गुजरात के बारे में बात करें, आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें, वो भी यहां पर इसको प्रपोज कर चुके हैं। यानी कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बाद में महाराष्ट्र जो है वो 4th नंबर का राज्य बन चुका है जो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए काम कर रहा है। तो डीसैलिनेशन क्या है, क्यों यूज किया जा रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। तो कौन कौन से राज्य हैं यहां पर, तो एक तो आप लोग देखते हैं यहां पर जो मैंने भी आप लोगों को बताया, एक तो हो गया टोटल यहां पर जो बात की गई हम लोगों ने महाराष्ट्र के बारे में बात की, और बाकी कौन सा है, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। तो गुजरात कहां पर हो गया, गुजरात हो गया यहां पर ये, ठीक है। आंध्र प्रदेश यहां पर हो गया ये, और तमिलनाडु हो गया यहां पर ये। तो इनके बारे में याद रखेगा। तो महाराष्ट्र करने जा रहे हैं, गुजरात कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कर चुके हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से राज्य के बारे में पूछ लिया जाएगा। और नॉर्मली एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताता हूं जो आप लोग कॉमन सेंस से भी यहां पर यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम यहां पर ये वही काम करते हुए नजर आएंगे डीसैलिनेशन का जो कोस्टल राज्य है। जैसे 9 राज्य हो गए, गुजरात हो गया 1, महाराष्ट्र हो गया 2, गोवा हो गया 3, कर्नाटक हो गया 4, केरला हो गया 5, यहां पर तमिलनाडु हो गया 6, आंध्र प्रदेश हो गया 7, उड़ीसा हो गया 8 और वेस्ट बंगाल हो गया 9। तो टोटल मिलाकर ये 9 राज्य कोस्टल राज्य हैं जो डीसैलिनेशन का काम करेंगे, क्योंकि यहीं से तो समुद्र का पानी आता है खारा, जिसको ये प्योर करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोस्टल एरिया के ज्यादा राज्य हैं, जो यहां पर कोस्टल एरिया के वेस्टर्न कोस्ट के ज्यादा राज्य हैं या फिर ईस्टर्न कोस्ट में ज्यादा राज्य हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट में ओनली 4 राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जबकि वेस्टर्न कोस्ट में आप लोगों को 5 राज्य देखने को मिल जाते हैं। तो कोई कंफ्यूजन इस तरीके से माइंड में आप लोगों को नहीं रखना है। तो ये था पूरा डीसैलिनेशन प्रोसीजर के बारे में जो हम लोगों ने जाना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं, इसके बाद में आज का क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर ग्रीमा ग्रह के बारे में जाना, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है।
काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, ट्रांसजेंडर के बारे में बात की थी और एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा था जो आंसर आप लोगों को करना है। इसी के साथ में ई विन के बारे में जाना, जिसमें यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे साथ में मिलकर काम करे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस लाया गया है उसके बारे में हम लोग को जानने को मिला। प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजन कन्वर्जन ऑर्डिनेंस 2020, इसके बारे में जाना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर के बारे में जाना जिनकी रिसेंटली अभी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई है, तो ये भी हम लोगों ने न्यूज देखी डिटेल में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की लक्ष्मी विलास बैंक को जो है मर्ज करने की बात की जा रही है डीबीएस के साथ में, तो डिटेल में समझा और कौन कौन से बैंक जो मर्ज किए जा रहे हैं वो भी हम लोगों ने काफी डिटेल में जाना। इसी के साथ में नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी जो हम लोगों ने देखी वो देखिए यहाँ पर डिसैलिनेशन प्रोसीजर के बारे में और क्या होता है इसकी वजह से, तो एक छोटा सा आंसर भी आप लोग इसके ऊपर लिख सकते हैं अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो आंसर राइटिंग के लिए काफी आराम से आप लोग यूज कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में क्या चैलेंज है, टोटल मिलाकर क्या चैलेंज है, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन से राज्य इसको यूज कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पर आप लोग को पता है हमारी कंट्री में एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें 2024 तक हम लोग टोटी का पानी यानी कि एक तरीके टंकी का पानी घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके चलते भी यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, खासकर कोस्टल राज्य के लिए हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि लोगों तक पानी को पहुंचाया जा सके। तो पानी की समस्या आने वाले टाइम में काफी बड़ी समस्या होने वाली है, तो उसके साथ में कैसे जूझना है, तो ये एक सॉल्यूशन यहां पर सामने नजर आ रहा है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, देखिए कितने याद है आप लोगों को। फुटबॉलर का नाम बताना है जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है। ऑर्डिनेंस का पूरा नाम बताइए, ऑर्डिनेंस क्या था और कौन से राज्य का ऑर्डिनेंस था जिसमें इंटर रिलीजन मैरिज के बारे में रोका गया है कि ताकि रिलीजन के लिए मैरिज कन्वर्ट न करें, वो मैरिज के लिए रिलीजन कन्वर्ट न करें। ठीक है, DBIL क्या है इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इसी के साथ में यहां पर बताना है कौन मिलकर काम कर रहा है ईविन नेटवर्क के साथ में, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा गरिमा ग्रह ये यहां पर लॉन्च किया गया अभी। इसी के साथ में कौन सा राज्य है जो यहां पर 4th राज्य बन रहा है डिसैलिनेशन के लिए, तो ये क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। कल वाला डिस्कशन का देख लेते हैं एक बार, उसके क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए फिर आंसर बताऊंगा। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसकी थीम क्या थी। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई, ये लग रहा है तो परसों का क्विज आ गया ना आई थिंक, बता चुका हूं ना ये, हाँ ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को। चलिए क्विज नहीं लगा पाया आज, खुद रिवीजन कर लीजिएगा उसका, ये फिर पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, उसमें से जाके रिवीजन कर लेना। ये मुझे लग रहा है ये एक दिन और पुराना है शायद, फिर भी अटेम्प्ट कर लीजिए आप लोग, इसको देख लीजिए यही रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसी के साथ में फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम बताना था जिनकी रिसेंटली डेथ हुई। उमंग ऐप के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्वेश्चन है, पोज कर लीजिए एक बार और यहां पर इसके आंसर हैं। ठीक है, तो आंसर इनको अटेम्प्ट कीजिए, आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। ओके, तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। सारी पीडीएफ अगर रिवीजन के लिए चाहिए तो यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।